हेलो दोस्तों, ब्रजेश चंद्रा लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय संविधान पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग न्यायिक पुनर्विलोकन अर्थात जुडिशियल रिव्यू इस विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, न्यायिक पुनर्विलोकन अर्थात जुडिशियल रिव्यू जो है वह भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण है और इससे संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए प्रस्तुत वीडियो में हम इसे समझते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है और भारतीय संविधान में इसे किस प्रकार मान्यता प्रदान की गई है, आइए इसे देखें। तो न्यायिक पुनर्विलोकन न्यायालयों को प्रदान की गई वह शक्ति है जिसके आलोक में न्यायालय, विधायिका और कार्यपालिका द्वारा किए गए किसी भी कार्य को उसके संविधान अथवा किसी विधि के अनुरूप नहीं होने पर अविधिमान्य घोषित कर सकते हैं। अर्थात न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत न्यायालयों को यह शक्ति होती है कि वह विधायिका अथवा कार्यपालिका द्वारा किए गए किसी भी कार्य को यदि वह संविधान या उसके प्रावधानों के अनुरूप नहीं है या किसी कानून के अनुरूप कोई कार्य नहीं है तो उसे असंवैधानिक अथवा अविधिमान्य घोषित कर सकते हैं। तो इस प्रकार न्यायालयों की यह शक्ति न्यायिक सर्वोच्चता की स्थापना करती है। यहाँ आप इस तथ्य को समझ लें कि न्यायिक सर्वोच्चता जो है एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की महत्वपूर्ण विशेषता होती है। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान जो है उसे एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है और वहाँ न्यायिक सर्वोच्चता स्थापित की गई है। तो भारतीय संविधान में न्यायिक सर्वोच्चता जो है या न्यायिक पुनर्विलोकन की जो अधिकार है न्यायालयों का, वह वस्तुतः अमेरिकी संविधान से ही भारतीय संविधान में अपनाया गया है। आइए अब देखें कि भारतीय संविधान में इसे किस प्रकार मान्यता दी गई है। तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान दो संदर्भों में किया गया है। ये कौन कौन से हैं? तो पहला कि मौलिक अधिकारों की स्थिति में अनुच्छेद 13 तथा 32 के अंतर्गत विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं, पहला। और दूसरा कि मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य किसी भी मामलों में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत विशिष्ट प्रावधान किया गया है। आइए देखें ये प्रावधान क्या है। तो मौलिक अधिकारों की स्थिति में न्यायिक पुनर्विलोकन का जो प्रावधान है उसे सबसे पहले देखते हैं। तो अनुच्छेद 13 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 जो है भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। इसे मौलिक अधिकारों का प्रहरी भी कहा जाता है अनुच्छेद 13 को। इसके प्रावधान जो है वो सीधे उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करते हैं। अब आइए देखें कि संविधान के अनुच्छेद 13 में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो अनुच्छेद 13(1) में यह कहा गया है कि संविधान के लागू होने के पूर्व की सभी विधियां अर्थात जितने भी कानून हैं जो मौलिक अधिकारों से असंगत हैं शून्य हो जाएंगी। दूसरा कि अनुच्छेद 13(2) में कहा गया है कि राज्य को मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करने वाली विधि बनाने का प्रतिषेध किया गया है अनुच्छेद 13(2) में। अर्थात राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा जिससे नागरिकों का मौलिक अधिकार कम होता है या वह समाप्त होता है। यह बात अनुच्छेद 13(2) में कही गई है। अनुच्छेद 13(3) में विधियों की परिभाषा दी गई है। अर्थात विधियों को परिभाषित करते हुए बताया गया है कि विधि में विधि का अभिप्राय किसी भी प्रकार का अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा, इन सबों को विधि माना गया है।
तो इस प्रकार अनुच्छेद 13(1) के प्रावधान जो है मौलिक अधिकारों की गारंटी देते हैं। लेकिन यहाँ एक अन्य महत्वपूर्ण बात आप ये जान लें कि अनुच्छेद 13(4) में यह कहा गया है कि अनुच्छेद 13 के प्रावधान अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किए गए संविधान संशोधनों पर लागू नहीं होते हैं। अर्थात यदि संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान का संशोधन करती है और ऐसा किया गया कोई संशोधन किसी मौलिक अधिकारों को कम करता है या उसे समाप्त करता है तो उसे विधि नहीं माना जाएगा। तो यह बात अनुच्छेद 13(4) में कहा गया है। अब आइए देखें कि अनुच्छेद 32 में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो अनुच्छेद 32 जो है इसके अंतर्गत संवैधानिक उपचारों संबंधी मौलिक अधिकार की विवेचना की गई है। इस तथ्य से आप परिचित हैं। इस प्रावधान के अंतर्गत कोई भी नागरिक जिसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधे उच्चतम न्यायालय से उपचार प्राप्त कर सकता है या किसी रिट की मांग कर सकता है। जैसा कि आपको पता है कि उच्चतम न्यायालय की जो आरंभिक अधिकारिता है या फिर एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में जो कोर्ट्स होते हैं, फेडरल कोर्ट होते हैं, तो फेडरल कोर्ट की यह अधिकारिता प्राथमिक अधिकारिता होती है कि वह परिसंघ या फिर इसकी संगठक इकाइयों के मध्य के विवादों का निपटारा करे। यह उसकी प्राथमिक अधिकारिता होती है। तो उच्चतम न्यायालय, भारतीय उच्चतम न्यायालय की भी जो आरंभिक अधिकारिता है या प्राथमिक अधिकारिता है उसमें संघ और इसके अनुषंगी इकाइयां अर्थात राज्यों के मध्य के विवाद या फिर दो राज्यों के मध्य के विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है या उच्चतम न्यायालय की प्राथमिक अधिकारिता होती है। तो भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय को यह भी अधिकार दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का यदि हनन होता है तो वह सीधे उच्चतम न्यायालय से उपचार प्राप्त कर सकता है। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह मौलिक अधिकारों संबंधी जो प्रावधान किया गया है यह उच्चतम न्यायालय की समवर्ती आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आता है। नागरिकों को उपचार प्रदान करना मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में। अब जो ये रिट है, रिट जो है सो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, हैबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडमस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, सर्सियोररी और अधिकार परीक्षा को वारंटो। इस पर मैं अलग से एक अध्ययन सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा और उसमें न्यायालयों की, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के संबंध में चर्चा की जाएगी। तो अनुच्छेद 32 के ये प्रावधान है। अब अनुच्छेद 226, इस अनुच्छेद में देश के सभी उच्च न्यायालयों को अपने अधिकार क्षेत्र में भाग 3 में प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के साथ साथ अन्य किसी भी मामले में वाद ग्रहण करने की असाधारण अधिकारिता प्रदान की गई है। अर्थात मौलिक अधिकारों के साथ साथ यदि किसी भी मामले में कोई व्यक्ति व्यथित है तो वह उच्च न्यायालयों से सीधे उपचार की मांग कर सकता है। तो उच्च न्यायालय भी ये 5 प्रकार के जो रिट हैं वो जारी कर सकते हैं। तो उच्च न्यायालयों की यह असाधारण अधिकारिता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है ऐसे किसी भी मामलों में वाद ग्रहण करने की। तो अनुच्छेद 226 में इसका प्रावधान किया गया है। एक अन्य महत्वपूर्ण बात आप जानें कि उपरोक्त के अतिरिक्त भारतीय संविधान के अनुच्छेद 132 तथा 133 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालयों को उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील ग्रहण करने की अधिकारिता भी प्राप्त है। तो इस प्रकार भारतीय संविधान में न्यायिक
पुनर्विलोकन अर्थात जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान करके न्यायिक सर्वोच्चता की स्थापना की गई है। अब एक महत्वपूर्ण तथ्य आप जान लें कि भारतीय संविधान में यद्यपि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायालयों को प्रदान कर न्यायिक सर्वोच्चता का प्रावधान अवश्य किया गया है, लेकिन भारतीय संसद को भी अनुच्छेद 368 के अंतर्गत कुछ निर्बंधनों के अंतर्गत संविधान संशोधन की असीमित अधिकारिता है, जिसके अंतर्गत देश के न्यायालय और इनकी शक्तियों में संशोधन भी शामिल है। अर्थात 368 के अंतर्गत संसदीय सर्वोच्चता की स्थापना भी की गई है। तो इस प्रकार भारतीय संविधान में संसदीय सर्वोच्चता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के बीच एक संतुलन स्थापित किया गया है। अर्थात कि यदि न्यायालय विधायिका या कार्यपालिका के किसी कार्य को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने पर, तो वहीं दूसरी तरफ संसद जो है 368 के अंतर्गत संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है, जिसके अंतर्गत न्यायालय और इसकी शक्तियों को भी वह नियंत्रित कर सकती है। तो इस प्रकार भारतीय संविधान में संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच एक संतुलन स्थापित किया गया है। अलग से एक वीडियो में इस तथ्य पर चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।